ठीक है लोगों, पश्चिमी लोगों द्वारा की गई सबसे बड़ी गलतियों में से एक ये थी कि उन्होंने मस्जिदों को किसी भी अन्य पूजा स्थल की तरह ही समझ लिया, जैसे चर्च, बेप्रार्थनालय या हिंदू या सिख मंदिर। लेकिन मस्जिदें अन्य धर्मों के पूजा स्थलों से कुछ हद तक अलग साबित हुई हैं। राजनीतिक इस्लाम या मस्जिदों का इस्लामी उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इस परिघटना को समझने के लिए यूके से बेहतर कोई और देश नहीं है। यूके में मस्जिदों का उपयोग इस्लामी उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए होता है। कुछ मामलों में मस्जिदों में उन मुस्लिम पुरुषों के लिए हथियार रखे जाते हैं जो ब्रिटिश समाज के खिलाफ हथियार उठाने को तैयार हैं। इसे देखिए, यह साउथपोर्ट दंगों के ठीक बाद हुआ था, जब कुछ ब्रिटिश लोग तीसरी दुनिया के देशों से आए लोगों की आमद से नाराज थे, जो ब्रिटिश बच्चों, लड़कियों और महिलाओं की हत्या कर रहे थे। तो वे लोग सड़कों पर आ गए और यह दंगे में बदल गया। मुसलमान भी बाहर आए, लेकिन वे हथियारों के साथ आए। इसे देखिए, यूके इतना बिखर चुका है कि गुस्साए मुस्लिम भीड़ को काबू करने के लिए जो पुलिस अफसर भेजा गया वह भी एक मुसलमान था। और सुनिए कि उन्होंने अपने मुस्लिम भाइयों से क्या कहा। अगर कोई झगड़ा या कुछ ऐसा होता है तो मैं बस चला जाता हूँ। क्या आपने वो सुना? अगर आपके पास कोई हथियार है, जो हमें पता था कि उनके पास हथियार थे, क्योंकि ये स्काई न्यूज़ पर भी दिखाया गया था। उन्होंने कहा, अगर आपके पास कोई हथियार है तो कृपया उन्हें मस्जिद में छोड़ दें। जब आप इस तरह गुस्से में होते हैं तो मैं जो करती हूँ वो ये है कि बस उन्हें मस्जिद में बुला लेती हूँ। आप किसी को भी कोई वजह नहीं देते। हम किसी को गिरफ्तार नहीं करेंगे, कृपया हथियार छोड़ दें। अब केवल एक मूर्ख सोच सकता है कि मस्जिदें बाकी पूजा स्थलों जैसी हैं। ऐसा नहीं है। मस्जिदें इस्लामवादियों के लिए मुख्य संचालन अड्डे हैं, और हमने देखा है कि यूके में सचमुच हजारों मस्जिदें हैं। वे पूरे यूके, यहाँ तक ग्रामीण इलाकों में भी फैल रहे हैं, और स्थानीय लोग खुश नहीं हैं। इसे देखिए, मैंने अभी पढ़ा है। गुस्सा है क्योंकि सुंदर छोटे यूके गांवों का 600 साल पुराना चर्च मस्जिद जैसा बना दिया गया है। यॉर्कशायर में 50 से ज्यादा मस्जिदें हैं और पूरे यूके में लगभग 1700 मस्जिदें हैं। इनमें से ज्यादातर पिछले 50 सालों में खुली है। जैसा यूके में हुआ वही ऑस्ट्रेलिया में भी होगा। तो अब मैं कहने जा रहा हूं कि ये ऑस्ट्रेलिया में होने वाला नहीं है, ये पहले से ही ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। इसे देखिए, बेंडिगो एक बहुत छोटा विक्टोरियन शहर है जो मेलबर्न से लगभग 2-2.5 घंटे की दूरी पर है। और देखिए वहां क्या हो रहा है। इसे देखिए, विवादित मस्जिद 1 दशक की तीखी विरोध के बाद खुली। बहुत समय से बेंडिगो के लोग मस्जिद निर्माण का विरोध कर रहे थे। सोचिए क्या हुआ। लेबर सरकार ने आपके टैक्स से $5 लाख इस निर्माण को दिए। मुख्यमंत्री जेसिंटा एलॉन, लेबर सांसद मैरी एडवर्ड्स, लीसा चेस्टर्स और मेयर थॉमस प्रिंस ने शुक्रवार को बेंडिगो इस्लामिक कम्युनिटी सेंटर के उद्घाटन में भाग लिया, जबकि कुछ हिस्से अब भी निर्माणाधीन हैं। फिर एक समूह ने 2015 में विक्टोरियन सिविल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और कोर्ट ऑफ अपील में कानूनी चुनौतियां हार दी, और आखिरकार 2016 में हाईकोर्ट में भी वे कानूनी चुनौती हार गए और 2019 में निर्माण शुरू हुआ। उस समय के मुख्यमंत्री डैन एंड्रयूज से $4 लाख की फंडिंग की मदद से। ओह माफ कीजिए, खैर मैं सही था, यह $5 लाख है। 2022 में मस्जिद को एल्बनीज लेबर सरकार से चुनावी अभियान के वादे के तहत इस्लामिक सेंटर को पूरा करने में मदद के लिए संघीय करदाताओं की ओर से $1 लाख मिले। जब स्थानीय लोग इस बदसूरत चीज को नहीं चाहते तो मेरे टैक्स के पैसे इसमें क्यों जा रहे हैं? असल में समझना मुश्किल नहीं कि मुसलमान अपनी इच्छा दूसरों पर थोपने में सफल क्यों हैं, जबकि हम ऐसा नहीं चाहते। क्यों? एक जादुई शब्द है, इस्लामोफोबिया। हमारे पास ऐसे लोग हैं। देखिए, पाकिस्तान के सीनेटर, माफ कीजिए, मेरा मतलब ग्रीन पार्टी की सीनेटर मरीन फारूकी अभी अपने शहर लाहौर, पाकिस्तान की यात्रा पर है, जहां मेरा जन्म और पालन पोषण हुआ था। वह ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा पाकिस्तान के प्रति वफादार है। आइए सुनते हैं वो इस्लामोफोबिया पर क्या कहती है।
यही उनका भ्रमित करने का तरीका है। इसी तरह वे आपको अपराध बोध में डालते हैं और चुपके चुपके आप पर हावी हो जाते हैं। अगर यही रुझान अगले 5 से 10 साल तक चलता रहा तो हमारे यहाँ नस्लीय दंगे होंगे, हमारे यहाँ सांप्रदायिक हिंसा होगी, हमारे यहाँ ऑस्ट्रेलिया में भी धार्मिक हिंसा होगी जैसे यूके में होने वाली है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, बस यूके को देखो, उन्होंने ये सब यूके में 20 साल पहले किया था। ये इस्लामोफोबिया की कहानी आपको गुमराह करती है। इनकी बात सुनिए। सरकार ने इस्लामोफोबिया पर कभी कुछ नहीं किया। मैं सिर्फ मौजूदा नहीं, सभी पिछली सरकारों की बात कर रही हूँ। पिछले 25 सालों में हमारे यहाँ क्रोनुला दंगे हुए और एक ऑस्ट्रेलियाई ने क्राइस्टचर्च की मस्जिद में 51 मुसलमानों की हत्या की। और सच कहूँ तो यहाँ की समुदाय के लिए कुछ भी नहीं बदला है। देखा आपने, उन्होंने क्राइस्टचर्च में एक श्वेत सर्वोच्चतावादी द्वारा 51 मुसलमानों की हत्या का जिक्र किया। ऐसा दुनिया में कहीं और नहीं हुआ। उन्होंने कहा ऑस्ट्रेलियाई आदमी, लेकिन यह ऑस्ट्रेलिया में नहीं हुआ था। लेकिन उन्होंने नहीं बताया कि उनके धर्म के लोगों ने क्या किया। मनमोनास नबिदा क्रम, एक उपमहाद्वीपीय मुस्लिम भारतीय माता पिता, उसने क्रोनुला दंगों का जिक्र किया जो तब हुए जब कुछ मुस्लिमों ने ऑस्ट्रेलियाई लड़की को बीच पर परेशान किया। इसी वजह से क्रोनुला दंगे हुए थे। आपने इसका जिक्र नहीं किया। वे लोग आपको भ्रमित और अपराध बोध कराते रहेंगे। अब समय है कि आप कहें, जानते हो क्या, मुझे नस्लवादी या संकीर्ण सोच वाला कहो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वे ये जानते हैं, उन्हें पता है कि अब ये काम नहीं कर रहा और लोग लेबल्स की परवाह नहीं करते। इसलिए वन नेशन पार्टी आगे बढ़ रही है। यह पाकिस्तानी सीनेटर वन नेशन को पसंद नहीं करता। पिछले 2 सालों में जबरदस्त वृद्धि देखी है। मेरा मतलब है, रिपोर्ट में जो आंकड़े दिए गए हैं 2023 से 2024 के बीच इस्लामोफोबिया में 150% से 200% तक की वृद्धि हुई है। ऐसा क्यों है? मुसलमान ये सवाल यहूदियों से पूछना पसंद करते हैं। आप जहां भी जाते हैं, लोग आखिर आपका कत्लेआम क्यों कर देते हैं? अगर पश्चिमी देश इजरायली जायनिस्टों के लिए इतने दुखी हैं, तो उन्हें जर्मनी में क्यों नहीं बसाते? आप हिटलर के वैंकूवर क्यों नहीं जाते और वहां कब्जा क्यों नहीं करते? तब उन्हें पता चलेगा ये लोग कैसे हैं। क्यों हर कुछ 100 सालों में इन जायनिस्टों का कत्लेआम होता है? क्योंकि हिटलर जानता था कि इन लोगों से कैसे निपटना है। उन्होंने शायद एक प्रोग्राम बनाया ताकि वे फिलिस्तीनी मुसलमानों के खून की कीमत पर इजराइल राज्य बना सके। वे इशारा करते हैं कि यहूदियों में कोई गलती है, इसलिए वे जहां भी जाए, रूस या जर्मनी, उनका कत्लेआम होता है। ये उनके चरित्र के कारण है। वे यही संकेत दे रहे हैं। मैं इसमें विश्वास नहीं करता। मेरा मानना है कि बिना देश के लोगों के साथ ऐसा होता है। देशविहीन लोगों को दोष देना आसान है क्योंकि वे कहीं जा नहीं सकते। यहूदी नरसंहारों के लिए यही स्पष्टीकरण दिया जाता है। हालांकि मुसलमानों के पास 55 देश है, लेकिन वे फिर भी उन देशों को छोड़ देते हैं और पश्चिमी देशों में आ जाते हैं, और फिर वे उन पश्चिमी देशों को भी उन्हीं देशों जैसा बना देते हैं जिन्हें वे छोड़कर आए थे। और फिर भी वे इस्लामोफोबिया के बारे में रोते रहते हैं। यह सच है कि कोई और लोग इतने, सही शब्द क्या है ताकि मैं फ्लैग ना हो जाऊं? मैं मुसलमानों को सीधे दोष नहीं देना चाहता, ठीक है? बस बात यह है कि मुसलमान अपनी खुद की सोच, अपने खुद के मूल्य लेकर आते हैं और दुर्भाग्यवश वो मूल्य पश्चिमी मूल्यों के साथ मेल नहीं खाते। बस मेल नहीं खाते। आप चाहते हैं कि पश्चिम क्या करे? क्या बस भविष्य दांव पर लगाएं, ये सोचकर कि एक दिन लोग साझा मूल्य खोजकर घुल मिल जाएंगे? नहीं, बार बार देखा गया है कि जितने ज्यादा मुसलमानों को आप लाते हैं, आपकी जीवन शैली उतनी ही खत्म होती है। यही हकीकत है। और आप मूल रूप से पश्चिमी लोगों से ये कह रहे हैं कि वे अपनी जीवन शैली के क्षरण का विरोध न करें। उनकी जीवन शैली को एक विदेशी जीवन शैली से बदला जा रहा है, और मुझे दुख है कि कई लोगों को इससे दिक्कत है। बहुत से लोग नहीं चाहते कि उनकी जीवन शैली इस्लामी जीवन शैली में बदल जाए। साथ ही अरब और फिलिस्तीनी विरोधी भावना भी बढ़ रही है। शायद इसका संबंध आपके सड़कों पर प्रदर्शन करने, रास्ते रोकने, प्रार्थना, चिल्लाने और हर सप्ताहांत ऐसे मुद्दों पर विरोध करने से है जिनका ऑस्ट्रेलिया से कोई लेना देना नहीं है।
जानते हो दोस्तों, मुझे कुछ बहुत साफ साफ कहने दो। असल में जानते हो क्या, चलो इससे यही खत्म करते हैं। कुछ भी नहीं किया गया है। असल में हमें इसे सुनने में दिलचस्पी नहीं है। मैं काफी समय से पश्चिम को चेतावनी देने की कोशिश कर रहा हूं, कम से कम 2018 से, लेकिन मेरी चेतावनियों पर अचानक ज्यादा ध्यान जाने लगा जब 7 अक्टूबर 2023 के बाद पश्चिमी देशों में मुसलमानों का व्यवहार सामने आया। तब ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर रहे थे क्योंकि उनकी जिंदगी ठीक थी। कुछ कोविड लॉकडाउन को लेकर चिंतित थे, बाकी लोग लॉकडाउन के बाद जिंदगी फिर से शुरू कर रहे थे। और उस समय तक लोगों को इस्लामी खतरे की ज्यादा परवाह नहीं थी। मैंने डैनियल हकीकाचू और कई मुसलमानों जैसे लोगों के साथ बहस की। मैंने उनके तर्कों को गलत साबित किया। मैं सोचता था, दोस्तों, पश्चिमी लोग इन लोगों की घमंडी बातों से परेशान क्यों नहीं होते? ये खुलेआम बाल विवाह का बचाव कर रहे थे। और मैं सोच रहा था, जरूर कोई जॉन, कोई बिल कहेगा, नहीं नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं चाहते। लेकिन उस समय लोगों की कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन फिर 7 अक्टूबर की घटना हुई। फिर हमने देखा कि लोग अचानक सोचने लगे, अरे ये क्या हो रहा है? हालांकि सभी ने ऐसा नहीं किया क्योंकि इसमें मानवीय पहलू भी है। और मुसलमानों ने उस मौके का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। आपकी टाइमलाइन को प्रोपोगेंडा वीडियो से भर दिया और कुछ असली वीडियो भी थे। जाहिर है कोई भी बम से उड़ा दी गई औरतों और बच्चों या इंसानों को नहीं देखना चाहता। कोई भी ऐसा देखना नहीं चाहता। मुसलमानों ने इसका फायदा उठाया। उनके प्रोपेगेंडा और बातों ने कई पश्चिमी लोगों को भी प्रभावित किया। उनमें से ज्यादातर धुर वामपंथी, पर्यावरण प्रेमी और वोक किस्म के थे। लेकिन अधिकांश या समझदार लोग ऐसे थे। हाँ, मैं बच्चों को बम धमाकों में मारे जाते नहीं देखना चाहता, लेकिन मैं ये भी नहीं देखना चाहता कि ये लोग हमारे सार्वजनिक स्थलों के सामने कूदते फांदते, सड़कों पर नमाज पढ़ते, चिल्लाते चिल्लाते दिखे। हम ये भी नहीं चाहते। इसीलिए बहुत सारे लोग अचानक जागरूक हो गए कि ओह ओह, अब तो सचमुच बड़ी समस्या है। तो हमारी वामपंथी सरकारें, मुझे नहीं पता लिबरल्स के बारे में, एंगस टेलर के नेतृत्व वाले गठबंधन के बारे में, उन्होंने कहा, ये उतनी ही स्पष्टता से कहा जितनी किसी भी ऑस्ट्रेलियाई राजनेता को 10 साल पहले कहनी चाहिए थी कि विदेशी संस्कृतियों से आने वाले लोग जिनके मूल्य अलग हैं, हमें उस प्रवास को हतोत्साहित करना चाहिए। उन्होंने लगभग यही कहा। लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या वह और मस्जिदों के निर्माण का सक्रिय रूप से विरोध करेंगे। मुझे नहीं पता कि वह ऐसा करेंगे या नहीं। वन नेशन पार्टी निश्चित रूप से ऐसा करेगी। तो जब तक वन नेशन सत्ता में नहीं आती, हम ऑस्ट्रेलिया में, पूरे ऑस्ट्रेलिया में और अधिक मस्जिदें बनती हुई देखेंगे, क्योंकि मस्जिदें उनका मुख्य केंद्र हैं, वही उनका संचालन का आधार है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने आपको कई बार दिखाया है कि वे मस्जिदों में क्या सिखाते हैं, और ये खत्म नहीं होने वाला है। मस्जिदें और इस्लामी धार्मिक स्कूल ये भविष्य के कट्टरपंथियों की नर्सरी है। इसलिए हमें नई मस्जिदों का निर्माण रोकने के साथ मौजूदा मस्जिदों को भी बंद करना शुरू करना चाहिए। हमें बस ऑस्ट्रेलिया को इस्लामवादियों के लिए सबसे कम आकर्षक बनाना है। ठीक है, यही हमें करना चाहिए। हमें यूके जैसा रास्ता नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि वह टूटने की कगार पर है। अब अकादमिक लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि यूके में किसी न किसी तरह की नागरिक अशांति होने वाली है अगर पूरी तरह से गृह युद्ध नहीं भी हुआ तो। हमें उनकी गलतियां क्यों दोहरानी है? इन लोगों से कोई तारीफ नहीं मिलेगी। आप उन्हें 50 नई मस्जिदें बनाने दे सकते हैं। क्या आपको लगता है कि वे वहीं रुक जाएंगे? क्या आपको लगता है कि वे आपको गुमराह करना बंद कर देंगे? क्या आपको लगता है वे इस्लामोफोबिया पर शिकायत बंद करेंगे कि गोरा आदमी मेरी 5 साल की बेटी के नकाब पहनने पर मुझे देख रहा था? हाँ, आपको सबकी ऐसी नज़रें मिलनी चाहिए, क्योंकि ये सामान्य नहीं है। ये ऑस्ट्रेलियाई जीवन शैली के अनुसार नहीं है और ऑस्ट्रेलियाई लोगों को इसके लिए माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है।